आज हम इंग्लिश कोड 503 के जो पार्ट्स हमारा एक सेकंड पार्ट हमारा रह गया था मिड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएं ताकि आप लोगों को बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप काम शाम करते कुछ अगर अपने हेडफोन लगाकर अच्छे से वीडियो सुन लें तो आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या और इसका आंसर क्या बनता है। तो अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उनको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो पार्ट 1 भी देखिएगा और पार्ट 2 भी देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इंग्लिश 503 का पेपर फिर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते इस पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेसन 11 से, टीचिंग ऑफ लिसनिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मिस हो जाए तो काइंडली एक बार रीडिंग ज़रूर दीजिएगा हैंडआउट्स को। तो लिसनिंग प्रोसेस सबसे पहले बात करते हैं कि जब लिसनिंग स्किल्स हमने टीच करनी है तो उसके लिए क्या होता है लिसनिंग प्रोसेस। वो पहले भैया ये बताता है कि एवरेज वी एक्सपेक्ट टू लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक, 4 times मोर देन वी रीड एंड 5 times मोर देन वी राइट। तो ये मतलब उसने लिखा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिसनिंग मोड, ये 3 स्पेसिफिक कम्युनिकेशन लिसनिंग मोड्स हैं। इनमें से किसी एक की भी आपको डेफिनेशन आ सकती है। लिसनिंग मोड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कितनी किस्म के हैं। बाई डायरेक्शनल 2 वे होता है। बाय का मतलब 2 होता है, मतलब आप सुनते भी हैं बोलते भी हैं। लिसनर और स्पीकर दोनों का आपस में ऑब्जर्व होता है, वो टर्न टेकिंग करते हैं। एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है। यूनि डायरेक्शनल ये होता है कि आप वन वे कम्युनिकेट करते हैं, एक बोल रहा है और दूसरा बस सुन रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जिस तरह से सामने ऑडियंस बैठी होती है और कोई बंदा डाइस पे जाके या माइक में जाके बोलता है तो सामने वाले जस्ट सुन रहे होते हैं और जो स्टेज पे खड़ा बंदा सिर्फ बोल रहा था। तो ये वन वे या यूनि मीन वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। ऑटो डायरेक्शनल होता है, वी थिंक ऑफ दिस एज सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन इन विच वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ आवर इंटरनल रोल्स एज बोथ स्पीकर्स एंड लिसनर रिएक्टर्स इन आवर ओन थॉट प्रोसेस। ये सेल्फ डायलॉग होता है जब हम अकेले बैठे खुद से बातें कर रहे होते हैं, मतलब खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही सुन रहे होते हैं। तो लिसनिंग प्रोसेस स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं इसकी। और ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि हाउ मैनी स्टेजेस आर इन लिसनिंग स्टेजेस इन कम्युनिकेशन। और एक किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले रिसीविंग है, द रिस्पॉन्ड कॉज बाय साउंड वेव सिमुलेटेड द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ ईयर। मतलब सबसे पहले तो एक रिसीव होती है इनपुट, हमारे जो कान हैं वो सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं उस चीज़ को रिसीव करते हैं जो भी हमने सुना था। फिर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द स्पीकर मीन्स, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं उसके इमोशंस को, वो मतलब जो जो हमने सुना है उसका मतलब क्या है। फिर हम रिमेंबर करते हैं, एडिंग द मैसेज टू माइंड स्टोरेज बॉक्स एज आवर अटेंशन इज सेलेक्टिव, व्हाट इज़ रिमेंबर्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली हर्ड। अब जो बात हमें कही गई है वो हम अपने दिमाग में स्टोर भी करते हैं और किसी जगह पे स्टोर चीज़ के साथ उसको मैच करने की भी कोशिश करते हैं। फिर एवेलुएट करते हैं, जजिंग द मैसेज इन सम वे। फिर हम उसको एवेलुएट करते हैं कि आगे वाला बंदा हमसे प्यार से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, किस टून में बात कर रहा है, एक्चुअल वो कहना क्या चाह रहा है। वो कॉन्शियस हमारा जो शऊर है वो बेदार होता है। फिर हम रिस्पॉन्ड देते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक डिटरमाइंस इफ अ मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ सक्सेस इन कम्युनिकेशन। फिर हम उस मैसेज को कितना हमने अंडरस्टैंड किया है अकॉर्डिंगली फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे है जी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, the teacher encourages students to choose for themselves what they listen to and do so for pleasures and general language improvement. It usually takes place outside the classroom. क्लासरूम से बाहर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, घर में, बाहर, बाजार, दुकान में, किसी के साथ भी जब आप अपनी टारगेटेड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लिसन विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय प्री सेट टास्क। आपके लिए प्री सेट टास्क नहीं होता कि आप एक दुकानदार के पास जाएंगे आप ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं। ये एक ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है। जब आप जाके बोलते हैं तो आगे वाला बंदा भी आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंसिव, एक्सटर्नल से एक्सटेंसिव मतलब आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। आगे जी कुछ उसने पॉइंट किए हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या क्या इन्वॉल्व होती है उसमें, एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। इंटेंसिव,
इंटरनल से इंटेंसिव। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है? टेंड्स टू एट इम्प्रूविंग स्पेसिफिक स्किल्स और आंसरिंग प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। इंटेंसिव लिसनिंग इज मोर स्पेसिफिक इन नेचर, इट रिक्वायर्स मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये क्या होता है कि आपको पहले किसी चीज़ के बारे में डिटेल बताई जाती है, सब कुछ समझाया जाता है, फिर आपको सुनाया जाता है ताकि आप उसको लिसन कर सकें, ठीक है। और ये मोस्टली इनसाइड द क्लासरूम ही होती है। लिसनिंग for specific information, listening for the exact words or of a phrase or expression and listening to mimic a text are examples of intensive listening। मतलब आपको कोई फ्रेज या एक्सप्रेशन सुनाया जाता है, आप उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटेंसिव लिसनिंग है। मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और जो इंटेंसिव मटेरियल है वो क्या है जी? ऑडियो रिकॉर्डेड मटेरियल, लाइव लिसनिंग, फिल्म क्लिप्स और वीडियोस वगैरह आपको दिखाई देती हैं। इसमें रोल का टीचर क्या होते हैं? आईएल में ऑर्गेनाइज़र का रोल होता है, मतलब वो इस चीज़ को आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता है। टेल्स द पर्पस, गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस। फिर वो एज अ मशीन ऑपरेटर एक्ट कर सकता है, वो जो भी ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ प्ले कर रहा है उसको डायरेक्ट ने। फिर वो फीडबैक ऑर्गेनाइजर आपके लिए फीडबैक को ऑर्गेनाइज करता है। प्रॉम्प्टर लिसनिंग टू अ टेक्स्ट अगेन एंड नोटिस, मतलब वो आपकी लिसनिंग को नोटिस करेगा और आपको दोबारा से सुनने का आएगा, ठीक। अच्छा जी, ये आगे टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स के कुछ कुछ मॉडल्स हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि सबसे पहले क्या है? लिसन एंड रिपीट होता है। फिर लिसनिंग एंड आंसरिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, पहले में आप सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं, दूसरे में सुनते हैं और आंसर देते हैं। फिर लिसनिंग होता है लर्नर गोल्स आर टू प्रोसेस स्पोकन डिस्कोर्स फॉर फंक्शनल पर्पस, टू लिसन एंड टू डू समथिंग विद इंफॉर्मेशन दैट इज कैरी आउट। फिर मतलब आप उसको सुनते हैं और आप उसके पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है द लर्नर्स गोल आर टू डेवलप ऑरल स्किल्स इन सेमी फॉर्मल इंटरेक्टिव। और लास्ट में फिर क्या करते हैं? आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर आप उसको आगे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, आप समझ के बात करने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लीजिएगा। कोई 2 4 5 भी आ सकते हैं, राइट 5 प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं, इस तरह से मतलब कोई भी आपके लिए क्वेश्चंस बन सकता है। और आगे जनाब ये रिकॉर्डेड मटेरियल, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल कौन सा होना चाहिए? स्टूडेंट्स कंट्रोल, स्टॉप एंड स्टार्ट, टेल द स्टूडेंट टीचर्स व्हेन दे वांट टू पॉज। मतलब ये कौन सा कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट जिसमें इजी हो, टीचर को भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम ना लेना पड़े, तो स्टूडेंट्स जब चाहें उसको कंट्रोल करें, जब चाहें उसको स्टॉप कर लें, समझ लें, दोबारा से रिपीट कर लें, तो ये सारे टास्क हैं। टेक्निक्स एंड टास्क फॉर लिसनिंग स्किल्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जनाब फॉर डेवलपिंग लिसनिंग मटेरियल्स हैं। तो 3 मटेरियल डेवलपिंग प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी। 3 तरह के जो मतलब आप प्रिंसिपल्स हैं मटेरियल के डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रेलिवेंस, जो आप बना रहे हैं, इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द टारगेटेड लैंग्वेज, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए। और मोटिवेशनल इम्पैक्ट होना चाहिए। आगे हैं तो सेकंड वाला है जनाब ट्रांसफरेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी। जो आप सुन रहे हैं, जो आप उनके लिए एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग उन्हें दे रहे हैं, इट मस्ट बी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब आप उन्हें कहें कि आप फरिश्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है, और फरिश्ते आपको इस तरह से कह रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी हैपन, ठीक है। तो आप ऐसा करें, कुछ ऐसा होना चाहिए कि चीज़ों को एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, आप मतलब उनको प्रैक्टिस करवा भी सकें, टास्क ओरिएंटेड होने चाहिए और कुछ टास्क बेस्ड परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं जनाब, लैंग्वेज तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्शन में चलते हैं। लेसन 12 है टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। स्पीकिंग में भी डिफाइंड as an interactive process of constructing meaning in a context. The student's ability to express themselves orally, coherently, fluently, and appropriately to serve both transactional and interactional purposes. ठीक है, जब आप किसी को मैसेज दे रहे हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कितनी चीज़ें होनी चाहिए? तो एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑरली, बोल के, कोहेरेंटली, लिंक्ड वर्ड्स विद लिंक्ड आइडियाज़, फ्लुएंटली, फ्लुएंसी के साथ, एंड अप्रोप्रिएटली और परफेक्ट तरीके से बोल के आप सर्व कर सकें। आगे जनाब, एसेंशियल्स ऑफ गुड सेकंड लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन आती है। प्रोनाउंसिएशन जैसा कि आपको पता ही है कि प्रोनाउंस करना क्लियर लैंग्वेज को एज पर द प्रोनाउंसिएशन रूल्स, उसको फॉलो करना, फोनोलॉजिकल और फोनेटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। फिर ग्रामर आती है। इट इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स टू रेज अ करेक्ट सेंटेंस इन अ कन्वर्सेशन। फिर आप बताया कि एक अच्छे सेंटेंस को आप, ये एसेंशियल मतलब टोटल इसके 4 वो पूछ सकते हैं, किसी एक के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं।
फिर अच्छे से आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। फिर वोकेबलरी, द एप्रोप्रिएट डिक्शन यूज्ड इन कम्युनिकेशन, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ गुड वोकेबलरी, और आपके पास अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपके पास 5-7 वर्ड्स हों और आप उन्हीं को पॉज दे दे के तो बार बार रिपीट करें। उसके बाद फ्लुएंसी, the ability to speak fluently and accurately. A reasonable fast speed of speaking, speaker does not have to spend a lot of time searching for the language items needed to express the message. Fluent speech contains reduced forms such as contractions, vowel reductions and elisions. मतलब जब आपकी फ्लुएंसी होगी तो उसमें फिर क्या होगा, फिर आप एक तो बहुत ज़्यादा पॉजेज नहीं आएंगे, और दूसरा फिर अक्सर जो हम चीज़ें खा जाते हैं वो भी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्पीच में फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे कुछ उसने दिए हैं कि लर्नर्स हु आर नॉट एक्सपोज टू रिड्यूस स्पीच विल रिटेन देयर फॉर्मल फुल फॉर्म्स, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन भी होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स रूल्स हैं। एबिलिटी टू स्पीक इन अ रेंज ऑफ जॉनरास एंड सिचुएशंस हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोले ना। अब आप किसी जगह पे शादी पे गए हैं और आप वहाँ पे दुखी वोकैबलरी लेके और दुखी जज्बात के साथ बोल रहे हैं। एबिलिटी टू यूज़ अ रेंज ऑफ कन्वर्सेशन एंड अ कन्वर्सेशनल रिपेयर स्ट्रेटजीज। आगे जनाब स्पीकिंग इवेंट्स हैं। अब किन किन मौक़ों पर हम बोलते हैं या बोला जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शनल फंक्शनल है, ये स्पीकिंग इवेंट्स का आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांजैक्शनल इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शनल फंक्शनल हैं, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, मामलात का, कोई बातों का या कुछ चीज़ों का। इंटरपर्सनल फंक्शन ऑल अबाउट मेंटेनिंग एंड सस्टेनेबल गुड रिलेशन बिटवीन पीपल। जब आप लोगों के साथ ताल्लुकात में बातें करते हैं, ठीक है, अच्छे ताल्लुकात बताने के लिए एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन करते हैं। इंटरेक्टिव, व्हेन वी बाय अ न्यूज़पेपर एट अ न्यू क्योसिक्स, इट इज़ इंटरेक्टिव। जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं फॉर सम काइंड ऑफ थिंग्स, कोई लेन देन, कोई हल्की फुल्की, कोई आते जाते कोई चीज़ लेने के लिए। नॉन इंटरेक्टिव, लीविंग अ मैसेज ऑन एन आंसर फ़ोन, आजकल जिस तरह के व्हाट्सएप पे चलता है, ऑडियो मैसेजेस हम भेजते हैं। फिर प्लान्ड एज सच एज अ लेसन आर अ वेडिंग स्पीच, हम किसी भी जगह पे एक प्लान्ड स्पीच करते हैं। हमें पता होता है कि हमने इस जगह पे जाके बोलना है, फिर हम वहाँ पे जाके एज अ स्पीच डिलीवर करते हैं। अनप्लान्ड, अ कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली व्हेन वी बम्प्ड इनटू समवन ऑन अ स्ट्रीट। और एक अनप्लान्ड होती है, जब हम जा रहे हैं तो अचानक से कोई हमारे सामने आ जाए तो वी हैव टू स्पीक, हमें उनसे बात करना पड़ती है। मोर जॉनरास के बारे में फिर बात करते हैं जी। एक नरेटिव है, आइडेंटिफाइंग है, लैंग्वेज इन एक्शन है, नरेटिव एवरीबडी and anecdotes told with the active listeners participations, identifying extracts in which people talk about themselves। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। लैंग्वेज इन एक्शन है, ये इसके बारे में काफ़ी जगह पे क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ लैंग्वेज इन एक्शन। डाटा रिकॉर्डेड वाइल पीपल आर डूइंग थिंग्स सच एज कुकिंग, पैकिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो कमेंट एलेबोरेटिंग है, कैजुअल ओपिनियंस एंड कमेंट्स ऑन द थिंग्स अदर पीपल्स। डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, डाटा इन विच पीपल टेक अप पोजीशंस, परसू आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो आजकल मीडिया पे चलते हैं, टॉक शोज चलते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएटिंग आउटकम्स हैं, वेज इन विच पीपल वर्क टूवर्ड डिसीजन और निगोशिएटिंग देयर वे थ्रू प्रॉब्लम टूवर्ड्स सोल्यूशन। जब किसी प्रॉब्लम को लेकर वो निगोशिएट करते हैं, जस्ट लाइक कोर्ट डिस्कशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जनाब आ जाता है टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स है, कि आगे ये हैं कैनल्स एंड स्वेन्स adaptations of Hims theory of communicative competence comprises 4 dimensions। ये 4 डायमेंशंस हैं जनाब। ये आ सकते हैं कौन कौन सी हैं। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी हैं, लैंग्वेज रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी हैं, कि रूल्स फॉर द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट सोशल मीनिंग एंड ग्रामेटिकल फॉर्म्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, रूल्स ऑफ बोथ कोहेजन एंड कोहेरेंस, आपको पता होना चाहिए कि आपके अल्फाज और आपके जो आइडियाज़ हैं दे मस्ट बी इंटरलिंक्ड, दे मस्ट बी कनेक्टेड। आपसे जो बात पूछी जा रही है उसके रेलिवेंट रह के आप बात करें। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, कंपनसेंट्री स्ट्रेटजीज, आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि जहाँ पर जिस तरीके से बात करनी चाहिए आप उसी स्ट्रेटजी के साथ बात करें। ठीक है जी।
आगे चलते हैं जनाब, स्टूडेंट एंड स्पीकिंग थिंग्स टू हेल्प रिलक्टेंट स्टूडेंट्स। अब वो चीज़ें जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी जो बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी हैं? प्रिपरेशन है, प्लानिंग एंड रिहर्सल फॉर द स्पीकिंग है, और उसके बाद रेपिटिशन है, फिर उन स्टूडेंट्स को बार बार आप रिपीट करवाएं, फिर प्लान, परफॉर्म, एनालाइज और रिपीट। डिवाइड स्टूडेंट्स और स्मॉल ग्रुप्स इफ़ दे आर अफ्रेड ऑफ बिग ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, प्लान करें, उनको परफॉर्म करवाएं, उसको एनालाइज करवाएं, कुछ मिस्टेक्स लगती हैं तो उनसे रिपीट करवाएं। मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है, और उसके बाद मैंडेटरी का मतलब है कि आप उनकी पार्टिसिपेशन को लाजिम कर दें कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन एंड दैट टास्क। फिर रोल ऑफ अ टीचर इन स्पीकिंग क्या हो सकता है? प्रॉम्प्टर का हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स का हो सकता है, फीडबैक प्रोवाइडर। मतलब मैं सुजेस्ट थिंग्स व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टक, कहीं पे स्टूडेंट्स रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं एंड दे आर अनेबल के अब आगे क्या करें, तो वो उनको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा इग्निशन दे सकते हैं, उनको कंटिन्यू करने के लिए उन्हें पॉइंट दे सकते हैं। फिर टीचर शुड बी गुड एनिमेटर, टीचर खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे। फीडबैक प्रोवाइडर हो सकता है, करेक्शन में भी काउंटर प्रोडक्टिव। आगे जनाब, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये क्या है जी? फ्लुएंसी इज़ द क्वालिटी और अ कंडीशन ऑफ बीइंग फ्लुएंट इन पर्टिकुलर the ability to express oneself easily and articulately. It is the production of language in real time without undue pausing and hesitation. मतलब आपको कोई पॉज नहीं होता, कोई पॉज के मतलब होता है कि कोई अननेसेसरी पॉज नहीं होता, जहाँ पे लेना है पॉज वहाँ पे तो लेना ही लेना है, और कोई हेजिटेशन नहीं होती। आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, इफेक्टिवली लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटन एंड स्पोकन सेंटेंसेस विद ईज, एफिशिएंसी और विदाउट अ ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन, और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप उसमें इस तरह करके कुछ रुक नहीं रहे, आपके सेंटेंसेस आधे आधे टूट नहीं रहे, आप आधी आधी अधूरी बातें नहीं छोड़ रहे, तो इसको कहते हैं फ्लुएंसी। ठीक है जी, फ्लुएंसी विल डिपेंड्स ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लुएंसी डिपेंड करती है। फ्लुएंसी कैन बी मेजर्ड बाय लुकिंग एट, किस चीज़ की वजह से फ्लुएंसी को मेजर किया जाता है? स्पीड एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, द वे ऑफ लैंग्वेज एंड अ कंटेंट इंट्रैक्शन। ठीक है जी, फ्लुएंसी लेड टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, क्या होते हैं? एम टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हु आर कॉम्पिटेंट इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड गिविंग दे फोकस मोर ऑन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट रादर देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। जो टीचर्स ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्लुएंट बने, वो क्या करते हैं? वो ग्रामर के ऊपर बच्चों को रोक के नहीं रखते, वो उन्हें कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो उन्हें मीनिंग बताते हैं, एंड दे आस्क देम टू मूव ऑन। वो उन्हें बताते हैं कि आप अच्छे से जो एक्सप्रेस करें, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं कुछ जनाब, के फ्लुएंसी बेस्ड लर्निंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, डिबेट हो सकती है, रोल प्ले हो सकता है, ग्रुप वर्क्स एंड गेम्स हो सकते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। आप कितने प्रिसाइज हैं, आप अपनी बात में कितने राइट हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है जी, तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? फॉर एक्यूरेसी बेस्ड लर्निंग, ग्रामर ड्रिलिंग हो सकती है, आप बार बार उन्हें ग्रामेटिकल रूल सिखाए जाते हैं। फिल इन द गैप्स हो सकते हैं, एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, एरर एनालिसिस और ग्रामर प्रेजेंटेशन होते हैं। एक्यूरेसी वर्सेस फ्लुएंसी, तो ये आ सकता है, और ये आया भी है पास्ट पेपर्स में। विच ऑफ these approaches is the best and most ideal in teaching of language? Where does come first, fluency और accuracy? पहले fluency आती है या accuracy आती है? तो ये क्वेश्चन राइज होता है। दे मे डिफर अकॉर्डिंग टू द टीचर्स प्रेफरेंसेस एंड स्टूडेंट नीड्स। अब ये टीचर और स्टूडेंट्स, उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, वो किसको प्रेफर करते हैं, डिफर हो सकता है। कोई फ्लुएंसी को प्रेफर करेगा, कोई एक्यूरेसी को प्रेफर करेगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इज एसेंशियली अ मैथडोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। और ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड सिस्टम, एक्यूरेसी, कम्युनिकेटिव टीचिंग, फ्लुएंसी। मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और सिस्टम्स हैं वो एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो कम्युनिकेटिव टीचिंग होती है उसमें फ्लुएंसी को ज़्यादा किया जाता है। आगे जनाब आ जाता है कि टीचर्स में, अच्छा जी, स्पीकिंग स्किल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अर्ली एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ उनको बात करने का मौका दें, 2 मिनट कन्वर्सेशन करवाएं, स्ट्रक्चर रिव्यू करवाएं, तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ बात करें, येस नो वाले आंसर्स और WH वाले क्वेश्चंस दें। एक्टिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, उन्हें एक स्क्रिप्ट दें जिसमें एक बच्चे को एक रोल दें, एक को एक रोल दें, और टीचर उनकी भी हेल्प करें, फिर उनको उसमें पार्टिसिपेट करवाएँ।
ठीक है जी। आगे कम्युनिकेटिव गेम्स हैं, कुछ ऐसी गेम्स खेलें जिसमें पजल्स गेम्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ों के इधर-उधर करें जिनमें वो बच्चे कम्युनिकेट करें आपस में, इंफॉर्मेशन गैप कुछ गेम्स बनाएं। प्रिपेयर टास्क, स्पीचेस, ठीक है, कोई किसी को कोई स्क्रिप्ट दे दें, कोई कोई टॉपिक्स दे दें, उनसे स्पीचेस करवाएं, उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और वो अच्छे से बोल भी सकेंगे। आगे जनाब जब स्पीकिंग स्किल लेवल 2 पे आ जाते हैं तो फिर उस वहाँ पे हमारे पास क्या टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर प्लानिंग एंड सेटिंग अप अ डिस्कशन एक्टिविटी। ठीक है, हम प्लान करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, पेयर ऑफ स्टूडेंट्स बनाते हैं, उन्हें टॉपिक्स देते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई अब आपने डिस्कशन करनी है, फिर वो इस तरह से डिस्कशन करते हैं। सिमुलेशंस एंड रोल प्ले, ये कुछ एक दो जगह पे इसका क्वेश्चन था कि ये है क्या, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और एडवांटेजेस। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनाब टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स। तो टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स में हमारे पास क्या आता है कि रीडिंग में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रीडर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव उसी तरह से जो हमने कहा था कि बाहर की, मतलब with the extensive reading, a teacher encourage students to choose for themselves what they read and do so for pleasures and general language improvement. Intensive reading is teacher chosen and directed. It is designed to enable students to develop specific receptive skills. Extensive, for example, means external students अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे, और इंटेंसिव रीडिंग जो टीचर है वो सिलेक्ट करेगा कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रीड। ठीक है, सच एज रीडिंग फॉर जिस्ट, ये स्किमिंग, स्कैनिंग इनकी कुछ आती हैं, और इन्फ्रेंस इनकी कुछ डेफिनेशन आ सकती हैं। स्किमिंग क्या होती हैं कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और ओवरऑल एक आइडिया ले लेते हैं कि ठीक है जी, इसका ये, इसमें ये तकरीबन ये कोई बात की गई है। रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, हमने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है किसी में से, ठीक है, तो इसको स्कैनिंग कहते हैं। रीडिंग फॉर डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, हमें मतलब उन बिटवीन द लाइंस मतलब समझने के लिए जब पढ़ना पड़ता है तो इसको इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। रीडिंग पर्पस कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, रीडिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रीडर, ये ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रीडिंग स्टाइल डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही शी रीडिंग, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इसमें आता है, मोटिवेटेड रीड्स फॉर अ पर्पस। ठीक है, रीडिंग एज अ प्रोसेस, रीडिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट गोज ऑन बिटवीन द रीडर्स एंड द टेक्स्ट रिजल्टिंग इन कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, एक प्रोसेस है जो गोज ऑन होता है रीडर और टेक्स्ट के दरमियान में, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है। आगे जनाब एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि ये है क्या। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ text for extended period of time. It is central component of any course with the goal of building academic reading abilities. One does not become a good reader unless one reads a lot. ठीक है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं आउट ऑफ द कोर्स। मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ें, आपको बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी होती हैं अपने रीडिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड आर रियली एक्सेसिबल। ठीक है, फिर सिंप्लीफाइड रीडर्स और ग्रेडेड रीडर्स होते हैं। ठीक है, आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, नॉन फिक्शंस पढ़ सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। आगे जनाब रोल ऑफ अ टीचर इन एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोग्राम में क्या रोल है, वो ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो आप लाइक करते हैं वो बुक आपके लिए सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीचर का रोल है एज एन ऑर्गेनाइज़र। एज अ ट्यूटर क्या है, वो रोल क्या प्ले करेगा, वो आपको इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है वो पढ़ के लोगों को सुनाएगा। ठीक है, लोगों को थोड़ा वो अवेयर करेगा, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, वो अकॉर्डिंग टू द जॉनरा आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, और फिर टेल्स देम व्हाट ही और शी एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको वो बताएगा। मोटिवेटर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा और आपको मतलब अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक बुक्स होम टू रीड, वो बच्चों को कहेगा ठीक है आप किताबें अपने घर ले जाएं, वहाँ जाकर पढ़ें। क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, फिर उनके लिए मतलब अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको यही इनाम मिलेगा। इस तरह से वो बच्चों को मोटिवेट करेगा। इंटेंसिव रीडिंग टास्क कौन से हैं, वीकली रीडिंग डायरी होती है, आप मतलब आपने इस हफ्ते कौन सी किताब पढ़ी। शॉर्ट बुक्स रिव्यू हो सकता है कि आप ये बुक पढ़ें और फिर रिव्यू दें। रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट्स हो सकते हैं। औरल
इंटरव्यूज़ अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स रीड, आपने एक बुक पढ़ी, फिर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या हुआ था। आगे जनाब इंटेंसिव रीडिंग है, इट इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड अ टास्क। ठीक है, आपको एक बुक दी जाती है, उसमें आपने डिटेल से रीडिंग करनी होती है और उसमें आपको एक टास्क दिया जाता है, एक एम दिया जाता है। ठीक है, और इसमें फिर क्या होता है कि इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। स्किमिंग हो सकता है, जिस तरह हमने कहा था कि टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू आंसर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आर टू फिल गैप्स। स्कैनिंग अ टेक्स्ट टू मैच हेडिंग्स टू पैराग्राफ्स। स्कैनिंग जम्बल्ड पैराग्राफ्स टू पुट देम इनटू द करेक्ट ऑर्डर, से कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। रोल ऑफ अ टीचर इनमें ऑर्गेनाइजर्स क्या है जनाब, वो एज ए ऑर्गेनाइजर, एज एन ऑब्जर्वर, एज एन फीडबैक ऑर्गेनाइजर। टीचर रोल प्रॉम्प्टर, जहाँ पे स्टूडेंट स्टक हो जाए वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा बकअप करके आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जनाब जिग्सा रीडिंग्स, ये इम्पोर्टेंट सा एक। ठीक है, स्टूडेंट्स रीड डिफरेंट टेक्स्ट एंड देन शेयर द इंफॉर्मेशन दे हैव गैदर्ड इन ऑर्डर टू पीस टुगेदर द होल स्टोरी। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबने पढ़ी, फिर सब सारे अपनी अपनी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक स्टोरी के डिफरेंट पार्ट सबको दे दिए, सबने पढ़ा, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने शुरू किया और अपनी 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 सारी कहानी बताते हैं। तो इस तरह से एक कहानी कंप्लीट कर देते हैं। कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, प्रीव्यूइंग है, प्रिडिक्शन है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग है, गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट है, पैराफ्रेजिंग है, समराइजिंग है, और ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। इनके आप एक आध लाइन आ भी सकती है कुछ। ठीक है जी, उसके बाद इंटीग्रेटिंग रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में मतलब जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड रीडिंग स्ट्रेटजी एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो क्या है, बिफोर रीडिंग सबसे पहले तो अपने लिए सेट अप पर्पज और डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू रीड फॉर, किसके लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग क्या है, मॉनिटर कम्प्रीहेंशन, जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा। ठीक है, वेरीफाई प्रेडिक्शंस, रीड टू चेक कम्प्रीहेंशन, अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा पढ़ें। आफ्टर रीडिंग एवेलुएट कम्प्रीहेंशन एंड स्ट्रेटजी यूज़, आपने किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा, आपको कितनी समझ आई, और क्या वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम की या नहीं की, अगर नहीं की तो मॉडिफाई स्ट्रेटजी इज़ नेसेसरी। ठीक है जी, तो आगे ये कुछ हैं रीडिंग टास्क एक्टिविटीज़ हैं। पोस्ट रीडिंग टास्क हैं, टेलिंग समवन अबाउट व्हाट वी रीड, जो हमने पढ़ा उसके बाद फिर लोगों को बताएं। ठीक है, और आगे आ जाता है जनाब आपके लिए टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझें। इफ़ यू पीपल वांट टू बी ए गुड राइटर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी एफिशिएंटली। जितना एफिशिएंटली इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे ये आपके लिए पर्सनल, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले प्री राइटिंग है जनाब। प्री राइटिंग होती क्या है, इट इज़ द प्लानिंग फेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। वन कैन डिसाइड द टाइप ऑफ राइटिंग, द इंटेंडेड ऑडियंस एंड डिटरमाइन द पर्पज फॉर राइटिंग। चिल्ड्रन ब्रेनस्टॉर्म टू जनरेट आइडियाज़ फॉर राइटिंग। मतलब सबसे पहले तो आप प्री राइट करते हैं, आप प्लान करते हैं कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आप एक्चुअली एड्रेस किन को कर रहे हैं, और आपका लिखने का मकसद क्या है। ठीक है, जो चिल्ड्रन है ब्रेनस्टॉर्म टू जनरेट आइडियाज़, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जहन को दौड़ाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपने जहन में एक हलचल मचा देते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट होता है, आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस रफ ड्राफ्ट इज़ टू मेक स्टूडेंट्स फोकस ऑन देयर आइडियाज़ एंड गेट देम ऑन अ पेपर विदाउट द डिस्ट्रैक्शन और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कन्वेंशंस एंड प्रेजेंटेशंस। एक रफ सा ड्राफ्ट होते हैं, आप इस चीज़ को भूल जाएं कि जनाब आपकी कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही, जस्ट आप अपने आइडियाज़ को एक रफ सा ड्राफ्ट देते हैं। ठीक है, आप अपने पेपर पर लिखें ताकि आपका खौफ ख़त्म हो और आपको पता हो कि आपने किस किस आइडियाज़ के बारे में बात करनी है। सॉरी, आगे पेयर एडिटिंग आता है जनाब। क्लासमेट्स शेयर देयर रफ ड्राफ्ट्स एंड मेक सजेशंस टू ईच अदर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो आपने ड्राफ्ट बनाया आप अपने क्लासरूम्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं, और वो फिर उसमें एडिटिंग करते हैं, नहीं आप ये इसको ऐसे कर लें, आप इसको ऐसे कर लें, ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे होगा, एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन करते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। रिवाइजिंग होता है, स्टूडेंट्स रीथिंक, रीवर्क एंड रिफाइन देयर राइटिंग, इम्प्रूव ऑन देयर
ऑन। फिर वो जो उसे इम्प्रूवमेंट्स अपने क्लासमेट्स की तरफ से मिली हैं, सजेशंस मिली हैं, फिर वो उनके बारे में सोचता है, दोबारा से वर्क करता है, उनको दोबारा से राइट करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। एडिटिंग होता है जनाब, चिल्ड्रन वर्क विद द टीचर आर पीयर्स टू करेक्ट ऑल एरर्स। पीयर्स का मतलब होता है दोस्त, आपके जो साथी होते हैं। टीचर्स आर पीयर्स टू कंट्रोल करेक्ट ऑल द एरर्स इन ग्रामेटिक, मैकेनिक्स एंड यूजेज। फिर जो गलतियाँ आपके टीचर्स बताते हैं या जो बच्चों ने बताई, फिर उसमें से गलतियों को करेक्ट किया जाता है। फिर जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो अपने टीचर्स को दिया जाता है, फिर आपका टीचर जो है वो लास्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट देता है। Children produce a copy of their writing with all the corrections made from the editing stage and then discuss this final draft with the teacher। ठीक है जनाब। फिर पब्लिश होता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व शेयरिंग द राइटिंग विद एन इंटेंडेड ऑडियंस। फिर आपकी जो ऑडियंस होती है आप उसके साथ अपनी राइटिंग को शेयर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ए नीटली हैंड रिटन और वर्ड प्रोसेस्ड कॉपी ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट एंड द एडिशन ऑफ इलस्ट्रेशंस आर अदर ग्राफिक एलिमेंट्स। फिर जिस तरह से आपको पता है कि आप अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एक अच्छा सा एक शेप दे के अपने राइटिंग मटेरियल को आप पब्लिश करते हैं। ठीक है। अप्रोचेस टू राइटिंग क्या है जी? वेदर वी वांट स्टूडेंट्स टू फोकस, वेदर वी वांट देम टू स्टडी डिफरेंट जॉनर्स। ठीक है, ये मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द चॉइस और अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस हम राइटिंग की तरफ जाते हैं कि हम स्टूडेंट्स को किस चीज़ पर फोकस करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जॉनरा होता है कि जॉनरा रिप्रेजेंट्स द नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट्स हु आर विद इन अ सर्टेन जॉनरा नीड टू कंसिडर, मतलब आप जॉनरा से मुराद होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। Creative writing, the term creative writing suggests imaginative tasks such as writing poetry, stories and plays। ठीक है, और फिर आगे आ जाता है टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स इन क्लासरूम्स। ठीक है, द टीचिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग एम्स एट 3 डिफरेंट गोल्स: इनहेंस लेटर रिकग्निशन, to practice sound spelling correspondence, to help the learners move from letters and words to meaningful sentences and larger units of discourse। हम राइटिंग करवाते हैं क्यों क्लासरूम में? ये 3 उसके एम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिकग्निशन टास्क आर यूज एट दिस स्टेज ऑफ राइटिंग: मैचिंग टास्क, राइटिंग टास्क, मीनिंगफुल, साउंड स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये साउंड स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ये ज़रूर लिखिएगा, ये कहीं ना कहीं शायद मैंने देखा है, तो इसको एक रीडिंग ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। और आगे चलते हैं जनाब। रोल ऑफ अ टीचर क्या हो सकता है इसमें? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? दिस इज़ ऑफन अ ग्रुप एक्सरसाइज इन विच ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ब्रेनस्टॉर्म में आपको वैसे बता देता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म एक्चुअली होता है अपने दिमाग में हलचल मचाना, तूफान बर्पा कर देना आइडियाज़ को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आपके पास जो आइडियाज़ आ जाते हैं उसका क्या होता है? अ लिस्ट एज पॉसिबल ऑफ ऑल द मेन आइडियाज एंड सब कैटेगरीज दैट कम टू द माइंड। जो आए उनकी एक आउटलाइन बना ली। फिर क्लस्टरिंग क्या होता है जनाब? क्लस्टरिंग बिगिंस विद द कीवर्ड्स और सेंट्रल आइडियाज प्लेस इन द सेंटर ऑफ अ पेज। आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे, अपने आइडियाज़ लेने हैं, तो आप पेज के सेंटर में एक वर्ड्स लिखें, मेन जो आपका कीवर्ड है उसको लिखें, और उसके मिलते जुलते जितने भी आपके वर्ड्स आपके जहन में आए तो उसके साथ जो लिंक्ड हैं वो उसके साइड्स पर लिखते जाएँ। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, फ्री राइटिंग क्या होता है? प्री राइटिंग टेक्निक्स इन विच अ पर्सन राइटिंग कंटिन्यूसली फॉर सेट अ पीरियड विदाउट रिगार्ड टू स्पेलिंग, ग्रामर और टॉपिक। ठीक है, फ्री राइट होता है कि आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जनाब कहते हैं कि ग्रामर और स्पेलिंग या टॉपिक्स की मिस्टेक्स को छोड़कर जो भी आपके जहन में आता है, यू जस्ट गो फॉर राइटिंग कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। आप कोई स्टॉप नहीं करते, आप बस लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। रिवाइजिंग इज़ अबाउट रीफॉर्मेटिंग लॉन्गर राइटिंग इनटू सेपरेट पेजेस। फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं। रोल प्ले राइटिंग है चांस टू राइट टू एन इमेजिनरी करेक्टर। पोस्ट कार्ड्स राइटिंग पोस्ट कार्ड्स एंड देयर रिस्पॉन्स। text lingo, mobile phones, writing text messages and their replies to the friends। ठीक है जी। असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स की असेसमेंट्स किस तरह से की जाती है, उसके गोल सेटिंग किस तरह से होते हैं। आगे पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट्स, मॉडल हाउ टू गिव पीयर फीडबैक। मतलब पीयर और सेल्फ असेसमेंट, आप अपने दोस्तों को फीडबैक देते हैं और फिर उसको सेल्फ असेस भी करते हैं। सेल्फ असेसमेंट प्रमोट्स क्या है? टीचर्स कैन आल्सो प्रोवाइड सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट्स इन द बिगिनिंग दैट वुड मेक स्टूडेंट्स इनफ स्किलफुल टू मेक सेल्फ असेसमेंट ऑफ द राइटिंग्स। आगे जनाब 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल इंस्ट्रक्शन है, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है और सेकंड है टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अब जो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं
उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है जो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैं, उसमें क्या है, थीम बेस्ड होना चाहिए। हम उन्हें किसी को थीम दें, उसके ऊपर लिखा जाए, ठीक है। एडजंक्ट और शेल्टर्ड, ठीक है जी। और इन द एडजंक्ट मॉडल लैंग्वेज एंड कंटेंट कोर्सेज आर टॉट सेपरेटली बट आर केयरफुली कोऑर्डिनेटेड। शेल्टर मॉडल में द सब्जेक्ट मैटर इज टॉट इन सिंप्लीफाइड इंग्लिश टेलर्ड टू स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, ठीक है जी। टास्क बेस क्या है कि कोई टास्क दिया जाता है और उसके ऊपर फिर उन्हें लिखने का तरीका बताया जाता है। तो दैट वाज चैप्टर 14। अब चैप्टर 15 के बारे में थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट के बारे में बताया जाता है जनाब। और टेस्ट होता है क्या है, कैसे लिया जाता है, टेस्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, इसके बारे में आपने पढ़ लेना। असेसमेंट एंड टीचिंग है, और काइंड्स ऑफ टेस्टिंग ये ज़रूर देखिएगा। इसमें से आ जाते हैं कि प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक और प्रोग्रेसिव टेस्ट क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। वॉश बैक इफेक्ट्स, मतलब जो पहले गलतियाँ किया वो ख़त्म हो जाएं, अब आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ये वॉश बैक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और फिर एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या हैं, ये पता होना चाहिए। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, इट मेजर्स एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ, आपके एक क्राइटेरिया रखते हैं, एक टेस्ट देते हैं, फिर उस क्राइटेरिया को देखते हुए फिर उसकी परफॉर्मेंस सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो उम्मीद करते होंगे आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती होगी हो, कोई ऊपर नीचे कोई बात रह गई हो, तो काइंडली हमें भी कुछ, ताकि हमारी भी थोड़ी सी करेक्शन हो जाए। तो थैंक यू फॉर द वीडियो।